दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्य अस्माकं संस्कृतमहोत्सवस्य तृतीयः दिवसः वर्तते। अस्यां संगोष्ठ्यां विशिष्टोद्बोधनम् अस्माकं समक्षे विराजमानाः आचार्याः करिष्यन्ति। वयं 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवान्तर्गते राज्यस्थ संस्कृत शिक्षकाणां संगोष्ठ्याम् अस्यां समवेताः। अत्र विशिष्टोद्बोधनाय अत्र विराजमानाः सन्ति आचार्याः, संस्कृत सेवकाः, व्याकरण आदि शास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः, संस्कृत भारत्याः छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य उपाध्यक्षाः डॉक्टर राजकुमार तिवारी महाभागाः। अहम् एतेषां चरणकमलेषु स्वकीयं प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य सुस्वागतं हार्दं हार्दम् अभिनन्दनं च व्याहरामि व्यनज्मि च। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य सभाध्यक्षाः वर्तन्ते प्रोफेसर तोयनिधि वैष्णव महाभागाः। तेपि विराजन्ते अत्र। तेषामपि अत्र सुस्वागतम् अभिनन्दनम् अथ च प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि। इतोपि अत्र खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्या डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया अपि वर्तन्ते। इतोपि बीपी तिवारी महाभागाः अपि अत्र विराजन्ते। अन्येपि संस्कृतानुरागिणः अस्माकं शिक्षकाः शिक्षिकाश्च अत्र ये सन्ति तेषां सर्वेषाम् इतोपि ऑनलाइन माध्यमेन ये संयुक्ताः सन्ति, ये यूट्यूब माध्यमेन सर्वे पश्यन्ति, तेषां सर्वेषां कृते सुस्वागतम् अभिनन्दनम्। प्रायः दिनद्वयं वयं चर्चारूपेण अत्र अस्यां संगोष्ठ्यां यापितम्। अत्र अधुना विशिष्टोद्बोधनम् इत्युक्ते सति समष्टिरूपेण यद् अस्माभिः ज्ञातं, यद् अधीतं, यत् स्वीकृतं, यच्च ज्ञातं तत्सर्वम् अत्र विशेषरूपेण अस्माकं कृते आचार्याः समुद्बोधयिष्यन्ति। एतदर्थं वयम् अत्र समवेताः। अथ च फीडबैक पृष्ठपोषणमपि अत्र प्रदास्यामः। सर्वे स्वकीयं पृष्ठपोषणम् इत्युक्ते सति यत् ज्ञातं, यत् स्वीकृतं तत्सर्वं तत्रापि लेखनीयम् अस्ति। तत् झटिति एव लिंक माध्यमेन भवतां पुरस्तात् आगमिष्यति। अथ च अधुना अहम् अविलंबेन साक्षात् आचार्यान् तिवारी महोदयान् प्रार्थयामि सश्रद्धम् अधुना सर्वान् अस्मान् च समुद्बोधयन्तु इति। तिवारी महाभागाः, आचार्याः। येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन द्वारा आयोजिते कार्यक्रमे समुपस्थिताः सम्माननीयाः आदरणीयाः डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव महाभागाः सादरम् अहं प्रणमामि। संस्थानस्य ये सेवकाः यथा सचिव महोदयः, संचालकाः, उद्घोषकाः तथा च संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य अध्यक्ष महोदयः तोपि तेषां कृते कार्यक्रमः
द्विदिवसीय आयोजितः शिक्षकाणां कृते तानपि अहं प्रणमामि। अद्यतन यथा आदेशः अस्ति कि विशिष्टोद्बोधनम, तो विशिष्ट उद्बोधन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हमारी जो मति है उस मति में जो बातें आई 2 दिन तक के यह संगोष्ठी चली, आज तीसरे दिन की ओर अग्रसर है, जिसमें बहुत सारी शिक्षकों की समस्याएं तथा अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई। उस पर हम थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष में करते हैं। जैसा कि पहला दिवस था व्याकरण के लिए, तो मृत्युंजय महाभाग ने कहा था और सुने भी हैं कि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का की जानकारी जरूरी है। यदि व्याकरण की जानकारी हमें नहीं होगी तो वेदों की जो बातें हैं उसको समझने में दुष्कर होगा। और हमारा जो लक्ष्य है हम सबका, वो है राष्ट्र सेवा। और राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, यही हमारी सेवा है। तो राष्ट्र की जो रक्षा है वो 2 विधियों से की जाती है। एक तो शस्त्रों के द्वारा और दूसरा शास्त्रों के द्वारा। शस्त्रों के द्वारा हमारे सैनिक तैनात रहते हैं और उनकी इस तैनाती के कारण ही हम निर्भय होकर के रहते हैं। इसी तरह से ज्ञान और विज्ञान जो दुनिया को भारत में दिखाया वो वेदों में निहित है, और इनकी रक्षा करना अर्थात शास्त्र के द्वारा राष्ट्र की सेवा करना, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। तो राष्ट्र की सेवा शस्त्र और शास्त्र दोनों प्रकार की विधियों से की जाती है। जो जो जिसके योग्य होते हैं उसके अनुसार अपनी सेवा देते हैं। आइए हम संस्कृत के शिक्षक, शास्त्र से संबंधित हैं और विशेष करके संस्कृत विषय के। एक बात परसों जो बात हुई थी, चर्चा हो रही थी, उसमें एक प्रश्न आया, व्याकरण के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हो। हमारी आवाज सही आ रही है मनीष जी? जी आम जी आ रही है, आ रही है, आ रही है ना जी। तो प्रश्न था कि व्याकरण के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हो। तो उसके लिए हमारी जो बुद्धि है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं, जिसको शिक्षक बंधु जितने जुड़े हुए हैं वो कृपया ध्यान से, बल्कि आप नोट रखे होंगे, वहाँ नोट्स कर रहे हों, लिख रहे हों, तो उसमें लिख भी लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि एक शिक्षक के रूप में हम जब अपने कक्षा में जाते हैं, सीधे व्याकरण से उसको हम नहीं जोड़ते हैं। व्याकरण तक पहुंचने के लिए हमें उसके पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इन पर भी हमको गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि
जब भी हम एक शिक्षक के रूप में कक्षा में उपस्थित होते हैं, उसके पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए। जिस विषय को लेकर के, जिस चैप्टर को लेकर के, जिस प्रकरण को लेकर के अथवा जिस पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस पाठ की पहले से ही तैयारी हो, ये अपेक्षा एक शिक्षक के लिए है, जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें स्वाध्याय करनी पड़ेगी। स्वाध्याय से ही, स्वाध्याय जब तक नहीं करेंगे तब तक के हम जैसे बिना पढ़े लिखे, बिना जाने जो व्यक्ति प्रश्न करते हैं, उसी के समान हम पूरी दुनिया में प्रश्न ही करते रहेंगे और शंकाओं को लोगों को बताएंगे। लेकिन लोगों के द्वारा हम चाहते हैं कि शंका दूर हो, परंतु कुछ असंतुष्टि हमें हो जाती है और हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसका कारण ये है कि जो शंका हमें हो रही है, उस शंका का निवारण हम स्वाध्याय से करें। यदि हमारा स्वाध्याय पुख्ता रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। जैसे बीच बीच में कई प्रकार की शंकाएं आई, ऐसा क्यों होता है, जैसे सर्वकारेण क्यों आया, सर्वकारेण क्यों आया, तो ये इसका कारण ये है कि हमें स्वाध्याय जो है वो हमने नहीं कर पाया। एक छोटा सा एक उदाहरण है। इस प्रकार से हम पूर्ण तैयारी के साथ, स्वाध्याय के साथ, किसी ने उसने चर्चा में कहा कि हमको 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ाना है तो हमको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा बिंदु ये है कि हमें संभाषणशील होना चाहिए, क्योंकि एक अंग्रेजी का व्यक्ति अंग्रेजी में बोलता है, उर्दू का व्यक्ति उर्दू में बोलता है, या प्रादेशिक भाषा के व्यक्ति अपने प्रादेशिक भाषा जो राजभाषा के रूप में है उसमें बोलते हैं। लेकिन हम एक संस्कृत के शिक्षक होने के नाते संस्कृत में यदि वार्तालाप करने में सक्षम हैं तो आधी से ज़्यादा समस्या तो हमारी यहीं खत्म हो जाती है। जब संभाषण करने लगते हैं तो बहुत सारी बातें जो है हमारे अभ्यास में आ जाती हैं। जो संभाषणशील नहीं होते हैं उनके साथ जो समस्याएं होती है वो हमारे सामने नहीं होती। यदि हम संभाषण करते हैं तो धीरे धीरे संभाषण करते करते हम बिना पूछे ही हमको व्याकरण का बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, अलग से ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती। जब संभाषण हमारे दैनिक जीवन में आ जाता है तो फिर आगे व्याकरण में हम बढ़े। शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि हमें बिल्कुल समय पर, जिस समय हमको बच्चों को अध्ययन करवाना है उस समय हम उसके सामने में उपस्थित हो जाएं। और जब उपस्थित होंगे तो उस समय पूर्व ज्ञान से हम परिपूर्ण हों और अपने पूर्व ज्ञान का जो अभ्यास किए हैं उसका पूर्व ज्ञान हमें है, उससे बच्चों को यदि हम जोड़ते हैं तो थोड़ा सरल हो जाता है। जैसे छठी कक्षा को छोड़ के हम 7वीं पढ़ाते हैं तो 6वीं कक्षा से उसको जोड़ें। 10वीं कक्षा पढ़ाते हैं तो 9वीं कक्षा की बातों से उनको जोड़ें। जैसे ही कक्षा में जाते हैं और हम सत्र का प्रारंभ करते हैं तो सत्र के शुरू में 1 महीना आप पाठ को मत छूइए। यद्यपि शासन का सिलेबस रहता है, उस सिलेबस को आप आगे पीछे भी पूर्ण कर सकते हैं। हमें आधारभूत जो ज्ञान है बच्चों को वो पहले हम दें।
अभी हमारा एक पाठ, हम भी शिक्षक हैं और 11वीं और 12वीं को पढ़ाते हैं, 11वीं और 12वीं के एक एक पाठ अभी पढ़ाए हैं। इतने दिन तक के हम उनको केवल आधारभूत जो पूर्व ज्ञान है या जो आवश्यक पाठ में पढ़ाना है, ये सब चीज हम उनको सिखाएं। मातृका पाठ, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, गीत संज्ञा और प्रत्यय का विज्ञान, इतना यदि हम करवा लेते हैं विद्यार्थियों को, तो समझिए उस शिक्षक के सारे विद्यार्थी जो हैं वो संस्कृत में कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें खुद जूझना पड़ेगा कि मातृका पाठ का अभ्यास हमें खुद करनी पड़ेगी। जो पहली कक्षा का, मैं तो कहता हूँ आज की स्थिति में पहली कक्षा से और पहले की जो कक्षा होती है उसका ये विषय है मातृका पाठ, वर्णों का ज्ञान। कक्षा में हम बच्चों से बिल्कुल वर्णों का ज्ञान कराने के लिए हम उसको पूर्णतः तैयार कर लें। बताएं उनको कि संस्कृत और हिंदी के वर्णमाला में क्या अंतर है। उसमें 52 अक्षर पढ़ते हैं, इसमें 42 अक्षर हैं, वर्ण हैं। फिर 42 वर्ण के बाद में आप बताइए, उनको बांट दीजिए स्वर व्यंजन में। फिर स्वर और व्यंजन को बांटने, फिर व्यंजन को आप बांट दीजिए। व्यंजन भी 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, ऊष्म और अंतस्थ। फिर स्वर जो है हमारे 9 हो जाते हैं और 9 के बाद में फिर ह्रस्व और दीर्घ के अनुसार फिर बढ़ जाते हैं। ये सारी बातों को बारीकी जो है उनको बच्चों को हम बताएं। अयोगवाह जो है, अनुस्वार, विसर्ग, इनको भी हम बताएं, क्योंकि हिंदी में हम वर्ण के रूप में इसको पढ़ते हैं और यहाँ वो अयोगवाह के रूप में करते हैं। उनका प्रयोग कैसे होता है, ये सारी चीजें यदि हम पहले से ही बताते चलें कक्षा के स्तर पर, कक्षा के अनुसार, जैसे जैसे कक्षा है चैप्टर या प्रकरण वही रहेगा, लेकिन हमें उस स्तर में आकर ही उनको समझाना पड़ेगा। मातृका पाठ जो है उसको हम पहली कक्षा के बच्चों को भी समझा सकते हैं और 12वीं के बच्चों को भी समझा सकते हैं, परंतु दोनों के स्तर में अंतर होगा। स्तर में अंतर केवल छात्रों के तो होते ही हैं, शिक्षक को भी उसी स्तर में आकर के उनको समझाना पड़ता है। उसके बाद में जो हमारे पास में संस्कृत शिक्षकों के समक्ष जो कठिनाइयां आती हैं, वो एक ये है कि पुस्तक में जो लिखा हुआ है उन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इतर शब्दों का प्रयोग करने का अभ्यास नहीं होने के कारण नहीं कर पाते। जबकि हमारे क्लासरूम में या कक्ष में ही बहुत सारे उदाहरण रहते हैं। पुस्तक में आए हुए जो शब्द हैं उसके ही समान अन्य संज्ञाओं अथवा सर्वनाम अथवा कोई भी विषय को लेकर के किसी भी वाक्य का या किसी भी शब्द या कुछ भी जो है संस्कृत से संबंधित, हम उदाहरण जब भी देते हैं तो पुस्तक से दें, लेकिन पुस्तक के साथ ही साथ हम अपने परिवेश व्यवहारिक जो व्यवहार में लाते हैं ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करें। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे जो परिवेशी शब्द हैं, परिवेशी माने हमारे आसपास में जो हैं, उनका भी उदाहरण उनको हम दें। जैसे वस्तु नाम नामानी, यदि हम पूछते हैं कि बच्चों 5 वस्तुओं के नाम बताओ, तो पहली दूसरी तीसरी कक्षा में तो 5 वस्तुओं का नाम जो पुस्तक में लिखा हुआ है और हमने जो पढ़ाया उसको बच्चे, हमने 20 बताया तो बच्चे 3 बता सकते हैं। परंतु क्या हम ऐसा करते हैं कि वो जो 20 बताए उसके अलावा भी हमारे कक्षा में क्या क्या चीज है। बच्चों के साथ बैग है तो कहिए स्यूतः, वहां पंखे लगे हैं तो व्यजनम, दरवाजे हैं तो द्वारम, खिड़कियां हैं तो उसको उसका वो ले नाम ले, जवनिका है, पर्दा है, बहुत सारी चीज हैं।
अपने शरीर के अंगों का नाम, जरूरी नहीं है कि पुस्तक में जो लिखा है वही हम करें। पुस्तक में यदि उदाहरण लिखा है कि सह गच्छति, तो केवल हम सह गच्छति करके समाप्त कर देते हैं। हम ये नहीं बता पाते हैं कि सह गच्छति, यदि सह के अलावा सह के स्थान पर कोई दूसरा नाम रख दें तो भी से वही होगा। बालकः गच्छति, महिला गच्छति, शिक्षकः गच्छति, छात्रः गच्छति, यानम गच्छति। इस प्रकार से हम जहां पर उपस्थित है वहां पर से ही कोई व्यक्ति निकल रहा है तो उसी को दूर से बताइए कि सा गच्छति अथवा सह गच्छति। कक्षा में ही बच्चों से हम अभ्यास कराएं, भवान उत्तिष्ठतु। वहीं पर यदि हम क्रिया के बहुवचन का अभ्यास कर रहे हैं तो कहें उत्तिष्ठन्तु। यदि एक को हम उठा रहे हैं तो उत्तिष्ठतु, बहुत जने हैं तो उत्तिष्ठन्तु। बच्चों से स्वयं बच्चों को कहें भवान चलतु, वो चलने लगेगा, तो बच्चों को कहें सह चलति, दिने सह चलति। अथवा बालकः चलति, 4 बच्चों को चला दीजिए, बालकाः चलन्ति। इस तरह से हम कक्ष में ही व्यवहारिक शब्दों और परिवेशीय उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक अपने कक्षा को और उस भाषा को सुगम बना सकता है। अगली जो बहुत बड़ी समस्या है, और मैं तो कहता हूं ये भाषा के प्रति बहुत ही कष्टकर जो बात हम बताने वाले हैं, वो ये है कि आज सभी जगह अनुवाद पद्धति से हम पढ़ाते हैं। अनुवाद पद्धति सबसे बाधक है, और अनुवाद पद्धति के कारण ही वो गाइड का प्रचलन चला है। अनुवाद पद्धति नहीं होती तो गाइड नहीं होती। तो हमें अनुवाद पद्धति से, अब चूंकि हम पढ़ाना चालू कर दिए हैं, वही उसी में अभ्यस्त हो गए हैं, तो धीरे धीरे यदि हम उस अनुवाद पद्धति से यदि अन्वय पद्धति की ओर जाते हैं तो उसमें हमें बहुत ही सफलता मिलेगी। क्योंकि कल पूर्णिमा मैडम बता रही थी, दीदी जी ने, कि अन्वय पद्धति जो है वो शब्दों को सरल कर देते हैं, अर्थ उसके सरल हो जाते हैं। तो इस तरह से अन्वय पद्धति से यदि हम पढ़ाते हैं तो अनुवाद पद्धति की अपेक्षा बच्चे अच्छे समझ सकेंगे। आवाज आ रही है? हरिओम। आम आम आया थी, आ रही है। आवाज नहीं आ रही महोदय अभी? जी तिवारी जी, आवाज नहीं आ रही है अभी। हाँ, अब आ रही होगी। जी। तो अन्वय पद्धति से यदि हम अध्यापन कार्य करते हैं तो सरल हो जाता है। जैसे एक मैं उदाहरण बताऊं, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको बसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अब इसको अनुवाद करके यदि बताते हैं तो बच्चे समझेंगे, हम भी समझेंगे, लेकिन अन्वय करके यदि पढ़ाते हैं तो कोई कठिन नहीं है।
गुणी गुणम वेत्ति, गुणी जनः गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, केवल उसको जमाना बस है। निर्गुणः न वेत्ति, वेत्ति इत्युक्ते जानाति। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, बली जनः बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति। इस प्रकार से यदि हम अन्वय कर देते हैं तो अन्वय करने के बाद में एक व्यवस्थित रूप से वाक्य में वो व्यवस्थित हो जाता है और हमें समझाने में दिक्कत ज्यादा नहीं होती। आगे जो एक मुख्य बात है वो ये है कि किसी भी तथ्य, जैसे गा करके मेरा वो चित्र नहीं आ रहा होगा, लाइट गोल है मेरे यहाँ, चित्र स्पष्ट हमारा नहीं आ रहा। जी ध्वनि आ रही है। जी जी, ध्वनि आ रही है। कोई भी तथ्य जो है वो तथ्य को समझाने के लिए यदि नहीं समझ रहा है बालक, तो हमें गेय पद्धति से अथवा किसी भी पद्धति से हम बच्चों को कैसे भी तो समझ में आए ऐसा सोच करके उसको प्रयास करते हैं समझाने का, जिसे आज की जो शिक्षा की भाषा है उसमें कहते हैं पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब होता है कि हम कैसे उन तक समझ विकसित करें। तो उसमें एक कहीं श्लोक बना देते हैं या उसको गा करके बता देते हैं। तो जब हम किसी तथ्य को, किसी बात को समझा रहे हैं और उसको गा रहे हैं या श्लोक के रूप में बता रहे हैं, तो हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण की शुद्धता पर किसी भी प्रकार से समझौता शिक्षक को नहीं करनी चाहिए। यदि उच्चारण दोष होता है तो यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। उस दिन की चर्चा में ये बात आई थी कि शिक्षक स्वयं शुद्ध उच्चारण करें। अब शुद्ध उच्चारण करें तो कुछ मैं पॉइंट्स उसके बता रहा हूं। हमारे आज के उपस्थित जो विद्वान लोग हैं बहुत सारे उनको जान रहे हैं, तथापि कुछ को यदि जानकारी ना हो तो उनकी जानकारी के लिए अथवा पृष्ठपेषण के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो ये है कि सबसे पहले तो हम बच्चे चाहे पहली कक्षा के हो चाहे 12वीं कक्षा के, पहली से लेकर के 12वीं कक्षा अथवा किसी भी विद्यार्थी को हम पढ़ा रहे हो, किसी भी स्तर के विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले उसका उच्चारण ठीक कर लें। और उसका उच्चारण ठीक करने के लिए हम अपना सही उच्चारण होना चाहिए। तो ऐ जो आता है उसका उच्चारण हमको ऐ करना चाहिए। जैसे बालक तृतीया विभक्ति बहुवचन में बालक कै ऐसा लिखा रहता है, तो हम संस्कृत के जो शिक्षक हैं वो बालकई ही उच्चारण करते हैं और यही उच्चारण करना चाहिए। यदि बालक, हम संस्कृत के शिक्षक हैं और उसका बालकै उच्चारण करते हैं तो ये गलत उच्चारण माना जाएगा। वैवस्वतः, इसको वैवस्वत अपन नहीं कह सकते। यदि संस्कृत पर चर्चा करें, संस्कृत विषय के यदि हम शिक्षक हैं तो वैवस्वतः नहीं कहेंगे, वैवस्वतः। शैशव, शैशवः। इसी तरह से औ की जो मात्रा, जिसको हिंदी में हम औ पढ़ते हैं, उसका उच्चारण हमेशा हमें औ करना चाहिए। सक्तौ, सक्तौ कहेंगे तो उच्चारण हमारा गलत माना जाएगा। गौरव कहेंगे तो गलत है, गौरवः। इसी प्रकार से जो ह्रस्व अक्षर जो होता है, ह्रस्व स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वर के बाद में यदि संयोग आ जाता है, कल पूर्णिमा बहन जी बता रही थी संयोग के बारे में कि दो जो व्यंजन हैं, दो या दो से ज्यादा व्यंजन
बीच में स्वर न हो तो वो संयोग माना जाता है। कभी कभी जैसे द्वारा लिखते हैं तो द और व दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है। बलप्रद कहते हैं तो ल और ल के बाद में प्र जो है प और र, तो प और र के बीच में कोई स्वर नहीं है, ये संयोग कहलाते हैं। और हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी ऐसे संयोग के पहले कोई ह्रस्व स्वर हो तो उस संयोग में जो पहला व्यंजन होगा उसका द्वित्व हो जाता है, स्वाभाविक रूप से द्वित्व हो जाता है। जैसे गीता हम पढ़ते हैं तो उसमें अथ प्रथमोध्याय ऐसा लिखा रहता है और अधिकांश ऐसी पढ़ते हैं संस्कृतेतर जो लोग हैं, और संस्कृत के जो जानने वाले हैं वो लगभग सही पढ़ते हैं। यदि नहीं पढ़ते हो तो उसको सही पढ़ना चाहिए। अथ प्रथमोध्याय, तो अथ प्रथमोध्याय जब कहते हैं इसका मतलब यह है थ के बाद में अ है, थ व्यंजन में अ स्वर लगा हुआ है और उसके बाद में प और र संयोग है। तो जब संयोग है और उसके पहले थ का जो अ है ह्रस्व है, तो संयोग में जो दो व्यंजन है उसके पहला व्यंजन माने प और र है तो प को द्वित्व होना पड़ेगा, दो बार प होगा। अथ प्रथमोध्याय बलप्रदः। इस तरह से हमें इन दोषों से भी बचना चाहिए और हमारा उच्चारण सही करें। शिक्षकों को अपना उच्चारण सही करना ही चाहिए। तो जब भी ह्रस्व स्वर के बाद में कोई संयोग आता है तो संयोग का पहला जो व्यंजन होगा वो द्वितीय स्वाभाविक रूप से हो जाता है और ऐसा करना चाहिए। हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं, परंतु संस्कृतज्ञ जो हैं हमारे विद्वान लोग बैठे हैं और जो नहीं है वो बड़े बड़े विद्वान के मुख से यही निकलेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं कहेंगे, उत्तर प्रदेश, वो सही उच्चारण करते हैं। इसी तरह से एक बात और आई थी, वो है विसर्ग पर। विसर्ग में का उच्चारण भी हमें सही कर लेना चाहिए। विसर्ग का उच्चारण, उस पर चर्चा और बातें आई कि विसर्ग जो है उसका उच्चारण परिवर्तनीय है, परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन होते रहता है तो किस तरह से परिवर्तन होगा, ये भी बात कल आई थी कि स्वराधीन है। विसर्ग कभी भी व्यंजन में लगता नहीं है, वो स्वर में ही लगेंगे। हरि ही, ई में स्वर लगा हुआ है। गुरुहु, उ में विसर्ग लगा हुआ है। रामः, अ में विसर्ग लगा हुआ है। लक्ष्मी ही, ई में विसर्ग लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि विसर्ग का उच्चारण स्वराधीन होता है, माने जिस स्वर में उच्चारण लगा है उसका उच्चारण वही स्वर होगा। इस बात पर विशेष हमें ध्यान संस्कृत अध्ययन अध्यापन के समय देना चाहिए। बीच बीच में हमें कभी कभी ये भी मिलता है, जब अवग्रह आ जाए तो उसका उच्चारण अ कर देते हैं। इससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि जहां पर अवग्रह, अवग्रह माने एस जैसे चिन्ह दिखाई देता है, सब जानते हैं, तो अवग्रह का जहां पर भी लिखा हो या आए तो वहां पर हमें अवग्रह को छोड़ करके, अवग्रह का उच्चारण ही नहीं होता है, वो तो संधि के रूप में अवग्रह आ जाता है। और जब संधि विच्छेद करके अलग अलग पढ़ते हैं तो उसमें वो अपना रूप ले लेता है, और जब तक के वो संधि युक्त है तो उसका उच्चारण नहीं होता है। इसी प्रकार से वर्णों का जो उच्चारण हम करते हैं, यदि जिस जिस वर्ण में ह्रस्व स्वर लगा हुआ है तो हमें ह्रस्व ही उच्चारण करना चाहिए। यदि दीर्घ लगा हुआ है तो
तो उसका उच्चारण दीर्घ ही करना चाहिए। कभी कभी स्वर तो लगा रहता है परंतु स्वर को हटा के हम उच्चारण कर देते हैं या बच्चे कर देते हैं, तो हमारे उच्चारण करने का अनुकरण बच्चे करते हैं, अतः हमें भी इससे परहेज करना चाहिए, ऐसे गलत उच्चारण से। जैसे बालकई, हम पढ़ाते हैं बालकई, लेकिन बच्चे बोल जाते हैं बालकई, तो हम शिक्षक को इस प्रकार से उच्चारण पर ध्यान दें और तुरंत बच्चों को वहां पर सुधारें। बेटा बालकई ही कहते हैं तो ला आधा हो गया, उनकी भाषा में हम बोले, व्याकरण की भाषा में। जब आधा ला हो गया तो अ गायब हो गया, बालकई हो गया, तो हमें उच्चारण करना है बालकई। इस तरह से ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को उसके अनुरूप, जैसा ह्रस्व स्वर है तो ह्रस्व उच्चारण करें, दीर्घ स्वर है तो दीर्घ उच्चारण करें। फिर पाठ जब हम करते हैं अथवा श्लोकों को बोलते हैं, तो श्लोक को बोलते हुए, छंद पढ़ते हुए या पाठ करते हुए हमें कभी भी संधि विच्छेद करके नहीं पढ़ना चाहिए। कभी भी हमें संधि विच्छेद करके नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, समझाने के लिए अथवा अन्वय करते हैं तो वहां पर संधि विच्छेद करके हम पढ़ें, और यदि ऐसा नहीं करते हैं, पढ़ते समय यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, पाठ करते समय यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, तो उस समय छंद दोष होने का की संभावना रहती है। इसलिए पढ़ते समय हमें इस दोष से बचना चाहिए, छंद दोष से। भले ही समझाते समय हम उनका संधि विच्छेद करें और पढ़ें, अलग अलग करके उनको समझाएं। दूसरी बात यह है, जैसा कि पहले ही दिन कोई बहन जी एक प्रश्न की थी ब्रह्म शब्द से, तो ब्रह्म शब्द का उच्चारण कैसे करें, उस पर हमारे माननीय या बहन जी केलकर बहन जी कुछ चर्चा की थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो मेरा कहना यह है कि यदि हम ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं जिसमें व्यंजन जो है वो किसी दूसरे, दो व्यंजन एक साथ दिखाई देते हैं, दो व्यंजन एक साथ जब दिखाई देते हैं तो उसमें से एक व्यंजन आधा दिखाई देता है और एक व्यंजन पूरा दिखाई देता है। तो इसमें आधा दिखने वाला जो व्यंजन होता है वो पूरा होता है, माने स्वर सहित होता है, और पूरा दिखने वाला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है। ब्रह्म जब कहते हैं तो ब्र और ह के बाद में म आधा जैसे दिखाई देने लगता है, तो म पूरा है और ह आधा होता है। ब्रह्म, ह पहले आएगा उच्चारण, म बाद में आएगा। इसी तरह से त्रयः, त्रयः शब्द जब हम बोलते हैं तो त्रयः में त और र पूरा है, इसमें त आधा है, जबकि त हमको पूरा दिखाई देता है, र रेप के रूप में दिखाई देता है। विप्र जब बोलते हैं तो प और र, तो इसमें प आधा दिखाई देता है, माने शुद्ध व्यंजन है जिसको हम आधा बोल रहे हैं, माने सामान्य भाषा में, तो प आधा दिखाई दे रहा है और र पूरा है, जबकि र आधा दिखाई दे रहा है और प पूरा दिखाई दे रहा है, र आधा दिखाई दे रहा है। तो आधा दिखने वाला विद्या शब्द है, विद्या में द और या ऐसा मिला रहता है, तो द हमको पूरा दिखाई देता है और
यह जो है आधा दिखाई देता है, जबकि द आधा है और यह पूरा होता है। तात्पर्य ये है कि ऐसे संयुक्त अक्षर मिल करके जो स्वरूप हमको दिखाई देता है शब्दों में, तो वहां पर आधा दिखने वाला पूरा होता है और पूरा दिखने वाला आधा होता है। ये मान करके हमको उच्चारण वैसा ही करना चाहिए। आगे चर्चा में हम ये कहना चाहते हैं कि ये संस्कृत का जो विषय है, संस्कृत विषय सामान्य नहीं है, ये वैज्ञानिक भाषा है और ये नियमों में बंधे हुए होते हैं। तो इनकी वैज्ञानिकता को हम समझें, हम शिक्षकों को इनकी वैज्ञानिकता को समझनी पड़ेगी। एक रूप हम सिद्ध कर लिए, उसके बाद में हम न जाने कितने रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ये वैज्ञानिकता है। जब लट लकार के प्रत्यय हम पढ़ते हैं और उसी के साथ में धृट लकार के प्रत्यय पढ़ते हैं, लट लकार के प्रत्यय तीत अंति सीथा था मी वह मह पढ़े, उसके बाद में बच्चों को तुरंत हमको लिट लकार को बता देना चाहिए। यद्यपि ये क्रम अलग है, लेकिन एक सरल उपाय के रूप में हम बता रहे हैं। इसमें स्या बस जोड़ना है सामान्य रूप से। अब व्याकरणगत ढंग से जाएंगे तो ये दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। तो इसकी वैज्ञानिकता हमें कहाँ मिलेगी? तो हमें संबंधित व्याकरण के पुस्तकों का अध्ययन हम शिक्षकों को करनी पड़ेगी, जो हमारी पूर्व सज्जा या पूर्व तैयारी के रूप में होगी, और हम कक्षा कक्ष में जाकर के अच्छे ढंग से बच्चों को हम संस्कृत पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम खुद समझ के गए हैं। इसी जब भी हम पढ़ाएं संस्कृत के शिक्षक, तो हमें बच्चों के स्तर में आकर के पढ़ाना पड़ेगा, उनके अनुकूल होकर के पढ़ाना पड़ेगा। 7वीं कक्षा पढ़ा रहे हैं और हम एमए या पीएचडी किए हैं, तो हम अपने स्तर से पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझने में कठिनाई होगी। हमको उनके स्तर पर आ करके, उतर करके उनके स्तर की बात हमको करनी पड़ेगी, तब बच्चे समझ पाएंगे। एक भाई साहब ने कहा था, या अथवा मृत्युंजय जी ने ही एक वाक्य कहे थे कि अन्य भाषाओं के साथ में कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। ये भी एक विधि है। पढ़ाने का जो ढंग है, प्रत्येक शिक्षक का अलग अलग होता है। तो अन्य भाषाओं के साथ में यदि उसका कंपेयर करते हुए यदि पढ़ाते हैं, तो हो सकता है बच्चा जो अन्य भाषा है उसको समझ गया है और इसको उसमें रिलेट करके और अच्छे से वो समझ जाएगा। जैसे काल समझाना है, ऋट लकार, तो उनको बताइए ऋट लकार माने ये भविष्य काल है, और भविष्य काल माने फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस अंग्रेजी में उन्होंने पढ़ा है, हो सकता है अंग्रेजी समझा है, अथवा हिंदी समझ गया होगा। तो ये जो अन्य भाषाओं से इसको रिलेटेड करके हम एक प्रकार से ये भी विधि हम अपना सकते हैं, जिससे बच्चे जैसे भी समझ सके। श्लोक के वाचन जब हम करते हैं तो उसमें लय में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यदि लय युक्त वाचन हम नहीं करेंगे तो बच्चों के लिए वो नीरस हो जाएगा, और बच्चों के लिए क्या, हमारे लिए भी नीरस रहेगा। इसलिए छंद का ज्ञान भी जरूरी है कि किस प्रकार के छंद का लय किस प्रकार से होता है। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक प्रश्न आया था राम बाबू मिश्र जी ने, जिन्होंने कहा था कि माहेश्वर सूत्र को पाठ्यक्रम में रख दें या उसमें रखें, तो वो संतुष्ट नहीं कर पाए या इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो भी बातें हुई हैं, तो मेरा कहना ये है, मिश्रा जी को भी है और हमारे सभी शिक्षक बंधुओं को, शिक्षक बहनों को है, कि पाठ्यक्रम में हमारा जो भी पाठ्यक्रम है
उसके अलावा ये माहेश्वर सूत्र तो उसमें पहले से ही हमको रहे चाहे न रहे, हमको इसका ज्ञान बच्चों को कराना ही है। मातृका पाठ माने वर्णों का ज्ञान, माहेश्वर सूत्र और इत संज्ञाओं को, नहीं तो प्रत्यय लगाते हैं तुमुन त, इन प्रत्यय में हम त प्रत्यय लगाते हैं तो क गायब हो जाता है, त लग जाता है। तुमुन में केवल तुम लगता है, उ और न गायब हो जाता है। बच्चों के मन में पूछ तो नहीं पाते हैं, लेकिन कई बच्चे पूछते भी हैं ये कहाँ क्या क्या हो गया, ये पूरा क्यों नहीं लग रहा है, हम तो ये जोड़ रहे हैं और ऐसा बन रहा है। तो इसका भी समाधान हम शिक्षकों के पास में होनी चाहिए और हमें उसको समझाने में सक्षम होना पड़ेगा। तो इसके लिए इत संज्ञा प्रकरण भी हम बच्चों के स्तर के अनुसार उनको बता सकते हैं। तो संस्कृत के शिक्षक के लिए वर्ण ज्ञान, माहेश्वर सूत्र और इत संज्ञा, प्रत्याहार और प्रत्ययों का विज्ञान ये अत्यावश्यक है। ये हमने जो भी चर्चाएं चली उसके विषय में हम आपसे बात अपनी सहभागिता किए। ये तो विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध में जो समस्याएं थी उस पर हमने चर्चा की। प्रशासनिक जो समस्याएं हैं, उन प्रशासनिक समस्याओं के लिए क्या करना चाहिए, ये शासन के सामने हमें खुद ही समझ में नहीं आता। शासन यदि जग जाए, शासन में रहने वाले लोग यदि संस्कृत को समझें तो कुछ भी हो सकता है संस्कृत के विकास के लिए। सबसे बड़ी भूमिका प्रशासन का होता है, जो हमें प्रशासन का संस्कृत के प्रति रुचि दिखाई नहीं देती है। इस पर संस्कृत के विभिन्न संगठनों के द्वारा उन्हें बार बार अवगत करानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के संस्कृत के पक्ष में कुछ सोचेंगे, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। क्योंकि अभी कुछ वर्षों से व्यावसायिक पाठ्यक्रम, नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया गया है और उस नवीन पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय को वैकल्पिक रख दिया गया है। अब संस्कृत विषय को वैकल्पिक रखा गया है, वो 9वीं 11वीं और 12वीं में रखा गया है और 9वीं और 10वीं में ये वैकल्पिक विषय तो है, परंतु आदेश में स्पष्ट है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और जो भी भाषा है उनमें से किसी एक के स्थान पर आपको नवीन पाठ्यक्रम लेना है। परंतु संस्कृत के छत्तीसगढ़ में जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालय के प्राचार्यों और उन शिक्षकों में सामंजस्य नहीं होने के कारण ये बातें वहां तक, शासन तक नहीं पहुंच पा रही है कि केवल संस्कृत विषय क्यों आप ऑप्शन कर रहे हो, अंग्रेजी भी तो है। ये दबाव प्राचार्यों को नहीं डालते हैं, क्योंकि प्राचार्य लोग चाहते हैं कि संस्कृत के ऑप्शन में लें। तो 9वीं से 10वीं तक का जो आदेश है वो केवल संस्कृत के लिए नहीं है, वो और अन्य विषय के लिए भी है। 11वीं और 12वीं जो है उसमें भी यही स्थिति है। तो ये समस्याएं हैं, इसको ऐच्छिक बना दिया गया है संस्कृत को, जिसे बनाना नहीं चाहिए। और एक बात आई थी, हाँ जी, कोई बोल रहे हैं? जी, राम बाबू बोल रहा था मैं जी। जो आप बोले कि संस्कृत के ही लिए नहीं है, मतलब तो इसका स्पष्ट आदेश भी तो अभी तक नहीं हम लोगों को प्राप्त है कि हम बोल सकें प्राचार्य जी। इसका स्पष्ट आदेश हमारे पास था, अभी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स में मोबाइल में नहीं है। हम बहुत दिन से खोज रहे हैं और कई जने को हम रतिराम पटेल को भी शेयर किए थे, उसको भी आज हम देखें, वो भी हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी कॉपी हमारे पास कहीं न कहीं होगी, हम उसको ढूंढेंगे और ढूंढ के आपको उपलब्ध कराएंगे। और ये जो, हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा, अभी SCERT में ट्रेनिंग था, उसमें मैं पहुंचा था,
मई भर नहीं, हर जिले से लगभग कम से कम 60 से 70 लोग पहुंचे थे, जी जिसमें ये वर्ड उच्चारण वाला टॉपिक जो आया, तो मैं बोला जब हम महेश्वर सूत्र को नहीं समझेंगे उच्चारण के समय, जब हम चीज को जैसे पठती पठती को हम पठती बोलेंगे तो वहां तो उच्चारण हमारा गलत होगा। गलत तो है। उसमें हमारे सम्मानीय लुनेश वर्मा जी, डॉक्टर लुनेश वर्मा जी मास्टर ट्रेनर थे। उन्होंने हमको ये बोला कि ये टॉपिक में नहीं है। तो मैं बोला, मैं वही सब लोगों के सामने बोला कि ये टॉपिक में नहीं है तो हमारा संस्कृत का ट्रेनिंग लेना व्यर्थ है। जी जी बिल्कुल सही। वहाँ पे SCRT के मौजूद जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो भी वहाँ पे थे मौजूद। उन सबके सामने मैं इस बात को रखा। हमारे साथ पांडे मैडम भी जुड़ी हुई हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन और वो हिंदी के शिक्षक हैं, जी जो पदस्थ हैं लुनेश वर्मा। हाँ मिश्रा जी जी हम कुछ बात करना चाहते हैं, वो हमारी बात को सुन लीजिए, उसके बाद में आप प्रश्न करिएगा, ठीक है? जी जी मैं आपको समय दूंगा, थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हमारी बात हम समाप्त करेंगे। फिर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो उसमें हमसे पूछ लीजिएगा। तो हम आप ही के प्रश्न पर आ रहे थे, जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं उसी पर हम आ रहे थे कि संस्कृत को संस्कृतेतर शिक्षक पढ़ाने के लिए बाध्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर संस्कृत शिक्षक नियुक्त नहीं हैं। ये समस्याएं हैं। परंतु कुछ ऐसे संस्था हैं जैसे SCRT है अथवा संस्कृत मंडलम है, यहाँ तो इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो छत्तीसगढ़ से जो छांट के जो संबंधित शिक्षक है उनको भेजना चाहिए, या विशेषज्ञ हैं उनको भेजना चाहिए। तो इनको नहीं भेज करके ये जो है चाटुकारिता करने वालों की नियुक्ति वहां होती है। सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूं। फिर बीएड की बात आई। बीएड जो महाविद्यालय हैं, हमारे 2 शासकीय महाविद्यालय हैं, अब तो 3 हो गए बस्तर करके। तो यहाँ संस्कृत के शिक्षक शायद नहीं है, और संस्कृत के शिक्षक होंगे भी तो वहां वो विषय स्वीकृत नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो ये बात जो है आज की नहीं है, ये SCRT को पहले भी अवगत कराया गया है, फिर भी से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे जो बात मैं बता रहा हूं वो और एक महत्वपूर्ण बात है और ध्यान देने योग्य है। इन लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में। और ये जो मैं बात है ना, वो मैं सारे शिक्षक के तरफ से बोल रहा हूं, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं। जैसे बोर्ड पेपर जो होता है, बोर्ड पेपर प्रासनिक के पास में प्रश्न छांटने के लिए भेज दिया जाता है, और भेजने के बाद प्रासनिक तो बहुत मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद में अशुद्धियां उसकी बहुत कम होती है, और वो बढ़िया बना करके वहां भेजते हैं। और वहां भेजने के बाद में जो सेटर होते हैं, सेट करने वाला, ये सेटर लोग उसको तोड़ मरोड़ करके ऐसे बैठा देते हैं कि त्रुटि ही त्रुटियां हो जाती है, जिसका भुगतान जो है वो शिक्षक, विद्यार्थी और मूल्यांकनकर्ता भुगतते रहते हैं। ये हालचाल जो है वो इन संस्थानों में चल रहे हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान संतुष्ट करना चाहिए। जो मैं आपकी बात में आ रहा हूं राम बाबू मिश्रा जी, हिंदी के जी विषय जी वाले जी जी प्रशिक्षण देते हैं, ऐसा आपने कहा। तो एक तो विषय विशेषज्ञों के द्वारा में प्रशिक्षण दिलाई जानी चाहिए, और उस विषय विशेषज्ञ को भी परखना चाहिए, संस्था प्रधान या उस संबंधित फैकल्टी को जो संभाल रहे हैं उनको, कि क्या ये माने इस विषय के लायक हैं कि नहीं है, प्रशिक्षकों को संतुष्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति को ला करके प्रशिक्षक बना देते हैं और इसमें मनमानी चलती है, और हमारा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के दौरान ये शिक्षकों के प्रति भ्रांतियां ही भ्रांतियां फैल जाती हैं। यहाँ तक के कि पुस्तक निर्माण या पुस्तक को फिर से रिवाइज करने की जो बात आती है हर 5 साल या 10 साल या 7 साल में जो भी है, वो SCRT ही कराती है।
और पुस्तक का निर्माण जब होता है नए सिरे से, तो उसमें जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उसकी बात नहीं चलती है। जो अधिकारी होते हैं या बाहर से जो थोपे गए तथाकथित विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी चलती है। इसका ताजा उदाहरण जो है 9वीं कक्षा या 10वीं कक्षा में जो पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे थे उसमें ओदनम सुक्तम नामक पाठ दिया गया है, जिसके लिए जो विषय विशेषज्ञ हमारे माथे पर थोप दिया गया था, हम उस समय थे, तो वो अपने एकाधिकार के साथ में नहीं, ये पाठ होना ही चाहिए, ये पाठ होना ही चाहिए। लोस्ट सिगालह नामक जो पाठ है, वो लोस्ट सिगालह नामक पाठ छत्तीसगढ़ी में छपा हुआ था और वो छत्तीसगढ़ी को पढ़ करके ये बढ़िया लग रहा है, माने वो छत्तीसगढ़ी में वो बढ़िया लग रहा है, इसलिए ये पाठ उसको थोपा गया था और हम मजबूरी में उसका संस्कृत में अनुवाद करके उसको पुस्तक में रखे थे। तो ऐसी स्थिति पुस्तक निर्माण के समय है, तो प्रशासनिक जो त्रुटियां हैं या नासमझ है उसका भुगतान जो है या उसका कष्ट जो है पूरा छत्तीसगढ़ वहन कर रहा है। संस्कृत मंडलम की बात करें तो संस्कृत मंडलम में भी क्या हो रहा है, हमारे माननीय तिवारी जी ने उस दिन बोल दिया था क्या गति हो रही है, और आप सबके पास में जो है वो सब स्पष्ट रूप से है। बस 2 दिन से जो चर्चा चली, उन चर्चा में जो समस्याएं आई और जो विषय उसके बारे में हमको रखना था, हमने अपने मति के अनुसार रखा। इसमें हमारे मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। यदि किसी से गलती हो रही है, हमसे गलती हो रही है तो हम सुधारे, प्रशासन से गलती हो रही प्रशासन सुधारे, और प्रशासन यदि गलती कर रही है तो विभिन्न संगठनों को उसके छाती में चढ़ करके दबाव डालना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। यदि प्रश्नाः सन्ति इतोपि अध्यापकानां सर्वेषां, आप सभी का कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप रखें। सभी से महोदय तिवारी निवेदन सर, है। नमो नमः। नमो नमः। महोदय तिवारी सर, नमो नमः। नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है? आम आम आ रही है। नमो नमः, मेरी आवाज आ रही सर? नमो नमः, आवाज आ रही है। मुझे तिवारी सर से ये कहना था, मैं सभी सम्मानीय जनों का अभिनंदन स्वागत करती हूँ और मैं प्रणाम करती हूँ सादर। मैं ये कहना चाहती हूँ सर, SCERT में विडंबना ये है कि होम साइंस और साइंस वाले को हेड प्रभारी बना दिया जाता है। यही तो अब संस्कृत वाला अभी SCF में जब मैं काम पढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी, जैसे यण संधि पढ़ाएंगे तो इसका ये प्रयोजन है करके बताएंगे तो अपने आप सम्मिलित हो जाएगा। उसमें पाठ्यक्रम में रखने नहीं रखने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी है। ये तो हमको पाठ्यक्रम में रहे या ना रहे पढ़ाना ही पड़ेगा। संधि है, अच संधि आप कैसे समझाएंगे, हल संधि कैसे समझाएंगे बच्चों को? तो ये हो सकता है, हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें माहेश्वर सूत्र है तो पढ़ाएं, नहीं है तो नहीं पढ़ाएं, ये ऐसी बात नहीं है। उसमें है, अगर संधि है, अच संधि है, हल संधि है तो वो है, सीधी सी बात। धन्यवाद, इतना ही कहूंगा। प्रणाम। जी हम प्रणाम। हम शिक्षक के पास में इतना तो सब ज्ञान है, उसको हम पहले प्रस्तुत कर दें। बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पूछते हैं तो भी अच्छी बात है, उसके प्रश्न पूछने के पहले समझा दे तो भी अच्छी बात है। और कोई? नमो नमः, अहम नीलम वदामि। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि हम अभी 9वीं और 10वीं की बात कर रहे हैं, है ना, 11वीं 12वीं की बात कर रहे हैं, लेकिन हम न्यू की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी में जैसे मैडम ने कहा कि 3री कक्षा से संस्कृत को जोड़ा गया है पाठ्यक्रम में, लेकिन उसका ज्ञान शिक्षकों के माध्यम से नहीं दिया जाता है। और जब न्यू ही हमारी खराब हो तो हम भवन का निर्माण नहीं कर सकते, तो बच्चों में वो रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है। और जब बच्चे 6वीं 7वीं में आते हैं तो उनमें वो ज्ञान नहीं होता, छोटे छोटे शब्दों को वो नहीं जानते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि हम प्राइमरी स्कूल से लेकर
इस पे ज्यादा अगर ध्यान दिया जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। जी, तो ये ध्यान देने वाली जो बात है, ध्यान कौन देगा? ध्यान तो शिक्षक को ही देना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी कक्षा से संस्कृत के कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं, कुछ चैप्टर उसके हैं। तो ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम संस्कृत के शिक्षक उसी के बहाने हम बच्चों को संस्कृत सिखाएं। जो वस्तुतः जो पुस्तक है, वो पुस्तक तो हमारा सहायक सामग्री है, हम उसकी सहायता से उस विषय को पढ़ाएंगे। अब केवल हम ये समझ जाए कि पुस्तक में है उसी बस को पढ़ाना है, तो ये यहीं पर गलत होता है। पुस्तक में एक हमारा सहयोग मिल जाता है, शब्द मिल गए तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा में, तो तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा में भी बच्चों को हम संस्कृत का ज्ञान अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में एथेंटिक जो है प्रमाणित रूप से संस्कृत विषय का उसमें प्रवेश है। तो ऐसा आप मत समझिए कि उसमें नहीं कर सकते, उसमें शिक्षक कर सकता है अपनी तरफ से संस्कृत का अध्यापन जितना ज्यादा हो सके वो कर सकता है। मेरा तात्पर्य ये है कि प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा आवाज नहीं आ रही। प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक का अभाव के कारण हम बच्चों को मतलब बहुत सारे शिक्षक हैं जो उस पे रुचि नहीं लेते हैं और वो ये समझते हैं कि संस्कृत बहुत आसान है करके पढ़ा लेना। जी जी, ऐसा चल रहा है कि कोई भी उसको संस्कृत को पढ़ा लेगा और कभी भी पढ़ा लेगा, अक्सर आखिरी पीरियड मिलता है। ये लोग जो है अपनी सोच को इसको बदलना पड़ेगा। बहुत सुंदर आपने इस परिचर्चा में तिवारी सर के माध्यम से बहुत सारी चीजें हल हो गई हैं। समस्या हम ही पर है, हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, लेकिन आज से लगभग 7 वर्ष पहले मैं एक चीज सुना था अपने संस्कृत शिक्षकों और विद्वानों के मुखाग्र बिंदु से कि संस्कृत कुछ दिन में हालांकि जीवित है और हम लोग उसको जीवित रखेंगे, मरने नहीं देंगे, लेकिन समस्या हम पर है, दूसरे के ऊपर हम नहीं किसी के ऊपर थोप सकते। जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, लेकिन जब हमारे ऊपर पदाधिकारी बैठे हुए हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। जैसे अभी मैं इतने दिन तक ये सुन रहा था कि संस्कृत के उसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम रखा गया है और संस्कृत वाले जो बच्चे रहेंगे उन्हीं से व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेल्थ और बैंकिंग में लिया जाना। लेकिन आज हमको लगभग 4 से 5 वर्ष बाद हमको ये जानकारी मिल रही है, जैसे हमारे बड़े भैया तिवारी सर बताए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आज तक हमको तो प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि सर संस्कृत के अवली में इसको रखा गया है। ठीक है, आवली में रखा गया है तो उनसे बोलो आदेश यही है, संस्कृत में आवली सब प्राचार्य मीटिंग में बोला गया है। तो कई चीज की समस्या हमारे विद्यालय में भी हमको नहीं बताया जाता है, ना आदेश मिलता है। तो मैं यही प्रयास करूंगा कि इस प्रकार का अगर आदेश भैया के पास है तो उसको जरूर शेयर करें। और जैसे रही बात ये क्या नीलम, अभी शिक्षक साथी भी चाहें तो इन पुस्तकों को भी अध्ययन करते हुए हम अपना अध्यापन कार्य को और भी सरल बना सकते हैं। और दूसरी बात जो हमारे संस्कृत विषय के कहना चाहिए कि कमी होने की, कमजोर होने की बातें चल रही थी, तो इसका बहुत बड़ा कारण हम स्वयं भी हैं। जिस प्रकार से एक अंग्रेजी का शिक्षक बहुत ही शान से अपनी बातों को रखता है, अंग्रेजी फटाफट बोलता है
और बच्चों को लगता है कि अंग्रेजी में बात करना हमारा ज्यादा मान सम्मान हमारा बढ़ रहा है। तो हम अपने विद्यालय में, अपनी कक्षाओं में अपने विषय को किस प्रकार रख रहे हैं, कितना रुचिपूर्ण बना रहे हैं और विद्यार्थियों को कितना उसमें पूरा डुबा कर पढ़ा रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। अगर विद्यार्थी हम पर बहुत रुचि रखता है, उस विषय को पसंद करता है, तो वो किसी भी कारण से अन्य विषय का चुनाव नहीं करेगा। और प्रशासनिक जो बाधाएं हैं उसको तो हम मिलजुल कर प्रयास करेंगे ही, लेकिन अपने स्तर की जो दुविधाएं हैं उसको हम अपने स्तर पर सुधारने का प्रयास करें। कुछ शिक्षक चाहते भी हैं कि ठीक है अन्य विषय ले लेगा तो मुझे भी थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है, ये सामान्य सी बात है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। तो कई बार हम यहाँ पर भी आलस्य का के कारण स्वीकार कर लेते हैं, पर इसमें हम अपनी ही नींव को हिला रहे हैं, यह हमारे सभी साथियों को समझना भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, मुझे समय दिए और आप सभी ने मुझे सुना उसके लिए। चलिए आज से ही तैयार हो जाते हैं। अगले बार जब हम महोत्सव में शामिल होंगे अगले साल, तो उसमें हम सब शिक्षक जो है संस्कृत में ही बात करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। जी ये बहुत अच्छा है जी, यहाँ से ये संकल्प तो निश्चित होना चाहिए। जी जी। और मैं ये कह निसंकोच उसको जहाँ भी उनको ये ज्ञान पढ़ने के लिए मिले तो वो जरूर ले लें। यदि कहीं नहीं मिल रहा हो तो मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वो इस संस्था के माध्यम से जो भी उनको उपयुक्त लगते हैं कि ये विद्वान मुझे बता सकते हैं, माहेश्वर सूत्र पढ़ा सकते हैं अथवा संधि के विषय जो भी उनको लगता है पढ़ना है, तो वो निश्चित ही पूछ ले निसंकोच, और अपने जो भी है कमजोरी कहें उसको तुरंत मिटा दें और फिर एक मजबूत ज्ञान लेकर के और विद्यार्थियों के बीच पहुंचे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। अभी तक जो कोरापन है उसको बहुत सुंदर तिवारी, बहुत सुंदर। लेकिन एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, कोई भी शिक्षक को पूर्ण ज्ञान नहीं रहता। हाँ, सभी के द्वारा सारी ऐसी समस्या है कि उसको हम सब अपने ही में हल कर सकते हैं। मैं कभी कभी राजकुमार से भी प्रश्न पूछता हूँ, अनुवाद तो उनसे भी पूछता हूँ। हमारे यहाँ संस्कृत का मुंगेली में ग्रुप बना है, हमको कोई नहीं आता है अनुवाद बनाने, किसी प्रकार की संधि है, विसर्ग है, जो भी है, समस्या नहीं है, फिर भी आप पढ़िए। पढ़ने में अध्ययनम तपः, हमारे यहाँ कहा गया है, स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम, स्वाध्यायान मां प्रमदः, ये उपदेश दिया जाता है सर। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद करने की आवश्यकता क्या है? आपको 4 घंटा 5 घंटा विद्यालय में उपस्थित रहना है, नौकरी करना है, उसके बाद तो आप स्वतंत्र हैं। तो जो अधिकारी जो लोग हैं, अधिकारी विद्वान हैं, जो पारंपरिक रूप से शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क करके आप इस विषय में अध्ययन क्यों नहीं कर सकते? व्याकरण की प्रशस्ति के संबंध में प्राय मुझको वो स्मरण आ जाता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ शिष्य व्याकरणम। आपने बहुत पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सब जान लिया, 4 विषय में एमए कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, लेकिन व्याकरण नहीं पढ़ा। तो व्याकरणम बिना वाणी, लवणम बिना भोजनम, 56 भोग बना हुआ है लेकिन नमक नहीं है उसमें। अब वो खाइए उसको, नमक की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो व्याकरणम बिना वाणी, वाणी में जो निखार, जो शोभा आती है वो व्याकरण के माध्यम से ही आती है। इसलिए कहा जाता है कि पठपुत्र व्याकरण। क्यों?
स्वजनम स्वजनम माँ भूत उच्चारण की चर्चा कल भी हो रही थी, कुछ समय के लिए मैं उपस्थित हुआ, हमारी बहन पूर्णिमा जी ने अच्छा उद्बोधन दिया और प्रकाश डाल रही थी वो। तो उच्चारण की बड़ी समस्या, व्याकरण से विरहित होने से उच्चारण की बड़ी समस्या आती है। आज भी हमारे भाई राजकुमार जी ने इस संबंध में उल्लेख किया। तो व्याकरण की परंपरा से विरहित होने का दुष्परिणाम ये होता है कि स्वजनम स्वजनम, स्वजन और स्वजन के बीच जो अंतर है उसको हम स्पष्ट नहीं कर पाते। एक में दंत सकार है और एक में तालव्य सकार है, तो दोनों का उच्चारण यदि कहीं एक समान कर दिए, स्वजन को स्वजन कर दिए, तो अर्थ तो बदल जाएगा। स्वजन का अर्थ अपने लोग और स्वजन तालव्य सकार लगाएं तो कुत्ते लोग। अस्माकं गृहे स्वजना आगच्छन्ति और अस्माकं गृहे स्वजना समागच्छन्ति कर दिए तो वो जानने वाला वो तो कहेगा हमारा हमको गाली दे रहा है। तो इसके बीच जो अंतर है, सकलम सकलम सकृत सकृत, बालका सकृत भूंगते, बालक एक बार भोजन करता है, उसको तालव्य सकार कर दिए बालका सकृत भूंगते, तो सकृत का अर्थ तो वो महिला होता है। तो कितना अंतर आ गया। सकलम एक समस्त के लिए दंत सकार वाला सकलम और तालव्य सकार लगा दिए तो एक खंड अव्यय हो जाएगा। तो इतना अंतर हो जाता है, इसलिए इस परंपरा से जुड़ना बहुत आवश्यक है। वर्ण समानताएं की चर्चा हमारे रूपेन जी ने की, इसमें संकट क्या है, बल्कि इसमें आपको इतनी सुविधा होगी, आप वर्ण समानताएं कुछ बता दीजिए ना, उसमें क्या हो, तो पहली कक्षा की चीज है, उसमें क्या है, वो छोटे यहाँ बड़े यहाँ पढ़ के जो आया है बच्चा, अनार का कच्चा दाना, आम का पक्का दाना, वो बचपन में पढ़ा है उसको स्कूल में, ई इमली की बनी खटाई, ईख को पेरो भाई। तो आप ठीक है वो पढ़ के आया है, लेकिन आपके कक्षा में जब आ गया तो एक ही दिन तो बताना है उसको, उसमें क्या रखा है कि ये हमारी परंपरा है, बता दीजिए उसमें। और उसके बाद उसको कंठस्थ भी करा दीजिए। तो ये जो विसंगति जो आती है बार बार छात्रों के सामने, वो विसंगति नहीं आएगी। कंठस्थ कराना आवश्यक है। कंठस्थ है पुस्तकस्थाथ या विद्या परहस्त गते धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। कंठस्थ कराना आवश्यक। कंठस्थ नहीं होने के कारण से वो जो पार्थक्य जो स्वर और व्यंजनों के बीच जो छात्रों को जो करनी चाहिए वो पृथक्करण नहीं कर पाते। तो उसको बांट दीजिए, ये स्वर है अयोज तक का, अयुन रिले के अयोज ये स्वर है, इसके बाद व्यंजन है, दो भाग में उसको बांट करके बता दीजिए उसमें रखा क्या है, और स्पष्ट उसकी परिभाषा बता दीजिए कि स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, जो स्वयं उच्चरित है वो स्वर है। अब अनुमक भवंती व्यंजनम, जो बैसाखी से चलते हैं वो व्यंजन है, व्यंजन है ना, अयुन एवं अयोज है, अयोज तक, उसके बाद जो है वो व्यंजन जिसका नाम जो है हल। अभी हमारे भाई साहब ने उसको स्पष्ट भी कर दिया, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। तो आ से प्रारंभ होकर के अयोज तक जो है ये स्वर है, उसका नामकरण बता दीजिए, ये इसका नाम अच है, यही स्वर है, दो नाम है उसका, जैसे पिंटू है और उसका नाम परदेसी भी है, वैसे ये अच है और ये इसका नाम है हल है, ये बता दीजिए स्पष्ट उसके सामने। उसमें ज्यादा समय 1 पीरियड 2 पीरियड अधिक से अधिक लगेगा आपको। तो ये सुविधा आप छात्रों को अपनी ओर से दे दीजिए, अन्यथा वो संकट हमेशा बना रहेगा। उच्चारण की समस्या जो होती है वो बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। एक बहुत बड़े लेखक थे, आपने सुना होगा, उसका नाम था नर्मदा प्रसाद। तो नर्मदा प्रसाद जी लेख लिखते थे उस समय अखबारों में, तो उनके नाम को संपादक जो है अशुद्ध लिख देते थे।
एक दिन संपादक से उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेरा नाम जो है आप अशुद्ध लिख देते हो। तो उन्होंने कहा शुद्ध क्या होगा? तो शुद्ध करके उन्होंने बताया। तो दूसरे दिन उसने लिख दिया नर्मदा प्रसाद, नर और मदा। तो रेफ जो है, कल पूर्णिमा बहन जी स्पष्ट करने का प्रयास की, रेफ जहां भी रहता है हलंत रूप में, वो ऊपर की ओर चला जाता है। जल तुम्बिका न्याय न रेफस ऊर्ध्वगमनम, जैसे जल में तुम्बी को डाला जाए तो वो ऊपर ही आ जाता है, वो नीचे नहीं रहता। अब इस तथ्य का ज्ञान संपादक को नहीं है, क्योंकि वो जो परंपरा हमारी, जो वर्ण समन्वय की जो परंपरा है, वो बिल्कुल एक न्यू है, समझ लीजिए। वो न्यू, जब तक न्यू का ज्ञान नहीं कराएंगे, ऊपरी ऊपर सब बात हवा में होती रहेगी। इसलिए न्यू का ज्ञान पहले करा दीजिए। अब उसने क्या किया, नर्मदा लिख दिया। ब्रेव को ऊपर करना चाहिए था, वो नहीं किया। फिर से उसने कहा भैया आपने अभी भी शुद्ध नहीं किया। तो तीसरे दिन जब उसने छापा तो उसमें लिख दिया नर्मदा प्रसाद, नर मादा प्रसाद लिख दिया। अब बताओ, मां में आकार लगा दिया। अब फिर उसने कहा कि भाई अभी भी आपने शुद्ध हमारा नाम नहीं लिखा, गलत लिख दिया। तो फिर उसने छापा नम्रता प्रसाद, फिर विकृत कर दिया। फिर क्या, फिर उसने शिकायत की तो उसने नम्रता प्रसाद कर दिया, न मर्दा। अब देखिए कैसे विकृत होते हैं नाम जो है। फिर अंत में उसको उन्होंने विनय हाथ जोड़ करके कहा कि भैया आप इतने कहने के बाद भी शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, कृपया शुद्ध करें, अन्यथा मैं अपना लेख भेजना बंद करूंगा। तब फिर आखिरी में उसने लिख दिया नामर्द प्रसाद। अब बताइए, फिर उन्होंने अपना सुझाव देना बंद कर दिया, इनको अब कहना बेकार है। अब वो जैसे समझा, जैसा लिखना है लिखते रहे। और मैं आपको इस संदर्भ में अपने संबंध में भी मैं बताऊंगा कि मेरे नाम को भी दसन लोग विकृत करके बोलते हैं। मेरे जो प्राचार्य थी जहां मैं काम कर रहा था, वो कभी भी स्पष्ट मेरा नाम नहीं, तयोनिधि बोलती थी, तयोनिधि। अब बताइए, एक जने कहते त्योनिधि, क्योंकि ज्यों और त्यों सुने हैं, ये परंपरा में बातचीत में ज्यों और त्यों, तो त्योनिधि। अभी भी कई डाक मेरे जो पत्र आते हैं उसमें त्योनिधि लिखा हुआ है, कहीं तायोनिधि लिखता है, लिखा आता है। इस तरह से विकृत करने की जो परंपरा है, उसके मूल में हम अपनी परंपरा से जो हमारी अपनी परंपरा है उससे अनभिज्ञ होने के कारण से ये दुर्दशा होती है। तो बहुत अच्छे ढंग से भाई तिवारी जी ने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से कहाँ बलाघात देना है, कहाँ पर अल्पाघात के, कहाँ स्वर का उच्चारण। बड़े बड़े लोगों से बड़ी त्रुटि हो जाती है। एक सभा में वो आप लोग वो कल्याण मंत्र बोलते हैं, बहुत जोर से माइक में बोल रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब बताओ, अब वो तो ह्रस्व है ना, सीधा सीधा बोलो सर्वे भवन्तु। अब वहां बलाघात करोगे तो विकृत हो गया ना। इसलिए पाणिनि शिक्षा में महर्षि पाणिनि ने लिखा, व्याघ्री यथा, व्याघ्री जिस प्रकार से अपने बच्चों को ले जाती है, बिल्ली, व्याघ्री को तो नहीं देख सकते अपन, बिल्ली को आपने देखा होगा, बिल्ली अपने बच्चों को जब ले जाती है तो अपने जबड़े में मुंह में उठा करके एक दूसरे स्थान में ले जाती है। लेकिन मजाल है कि उसके बच्चे में खरोच तक आ जाए, जब उसका बच्चा जो है मसल जाए, वो बहुत दूर ले जाती है मुंह में पकड़ करके, लेकिन बिल्कुल उसका जो बच्चा है उसका मार्जारी का, वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो ठीक उसी भांति वर्णों को आप
इस भांति ह्रस्व है उसको ह्रस्व के रूप में बोलिए, दीर्घ उसको दीर्घ में बोलिए। कोई संगीत का तान देना है तो हाँ ऐसा करिए, लेकिन हर जगह ह्रस्व को दीर्घ और दीर्घ को ह्रस्व। तो ये जब आप वर्ण समाम्नाय की चर्चा करेंगे तो उस समय आप ये बता दीजिए वर्णानाम अष्टादश भेदा, हमारे जो वर्ण है उसके 18 भेद हैं, 18 प्रकार से अ को उच्चारण किया जा सकता है, ई को 18 प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है, ऊ को 18 प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ तो ये इतना विचार है। तो उनको भले समझ में ना आए, लेकिन उनके दिमाग में, छात्रों के दिमाग में रहना चाहिए कि एक वर्ण का उच्चारण कितने प्रकार से हो सकता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अननुनासिक, है ना। तो इस प्रकार से वही 2-3 कालखंड में इसकी चर्चा करके बता दीजिए, ताकि छात्र जो है वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाए। विसर्ग की भी चर्चा होगी। आप उसके बाद आपके पास समय है तो उच्चारण स्थान बता दीजिए उनको कि ये वर्णों का ये उच्चारण है। अकु विसर्जनीयानाम कंठा, इतिविसानाम तालु, ऋतुसानाम मृदाल, ऋतुसानाम दंताः, उपपद्मनयानाम उष्टौ, यम गणनानाम नासिका च, एदैतो कंठ तालु, ओदैतो कंठोष्टम। इसको हिंदी में बता दीजिए। तो इस प्रकार से छात्र जो है वो समझ जाएगा। हिंदी में भी, संस्कृत में तो त्रुटि होती, हिंदी में भी लोग बहुत त्रुटि जो है पूर्ण उच्चारण करते हैं। तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी, मुदित मन मंदिर चली, प्रार्थना करते हैं। अब वो पुनी पुनी नहीं है, वो पुनी पुनी है। तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी, मुदित मन मंदिर चली। सुंदर वो हिंदी में जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं आप लोग, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय यदि भाई। अब उसमें उसके बाद जो चौपाई, तब लगी मोही परिखी, हम भाई विकृत कर दिया आप, छंद भी भंग हो जाता है। उच्चारण यदि आपने अशुद्ध किया तो छंद भी भंग हो गया। तब लगी मोही परिखी, तुम वो तो ह्रस्व है तो छंद भी आपका सुरक्षित रहेगा। अब मोही को मोही, तब लगी मोही परिखियों भाई। तो इस प्रकार से ये विकृति से छात्रों को आप कैसे बचाएं, कहां पर द्वित्व करना है, कहां पर बलाघात करना है, संयोग क्या है, ह्रस्व क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत की चर्चा आप कर दीजिए। पाणिनि जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वो समझा दिया है, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, सूत्र मत बताइए, उसके लिए जटिल हो जाएगा। 3 स्वर को उसके सामने रख दीजिए कि उकार ऊकार ऊकार। पाणिनि जी जब सूत्र की रचना कर रहे थे तो प्रातः काल मुर्गा ने बांग दिया। तो मुर्गा का बांग तो प्राय सुनते ही हैं लोग, गांव में भी तो प्राय सुनते ही हैं, शहरों में कम सुनाई देता है। तो मुर्गा जो है प्रातः काल जब चिल्लाता है, बांग देता है, तो कुकुरूस ऐसा करके जोर से बोलता है। वहां से उन्होंने अनुकरण कर लिया महर्षि पाणिनि ने कि ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत है। वो एक साथ तीनों का उच्चारण करता है मुर्गा। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया ह्रस्व का, ऊष्च ऊष्च ऊष्च, उकार, उसके बाद उसमें पूंछ लगा हुआ वो दीर्घ, और उसके बाद वो प्लुत का चिन्ह बताने के लिए उसमें 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है। या उच्चारण करके बता दीजिए ऊष्च। छात्र जो है स्पष्ट समझ लेगा कि ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है। तो ये जो भेद है बहुत ही वैज्ञानिक है हमारे यहाँ वर्णों की, और पाणिनि शिक्षा में इसका उल्लेख है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही, आपके गद्य पद की चर्चा, गद्य पद के संबंध में कल आपको समझाया गया कि कैसे गद्य का वाचन हो, पद का वाचन हो। पद को पद जैसे बोलिए, गद्य को गद्य जैसे बोलिए। तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति,
माधुर्य होना चाहिए। अक्षर व्यक्ति, अक्षर अलग अलग होनी चाहिए। संधि है तो उसको संधि युक्त बोलिए, वो तो सीधा सीधा सूत्रों के माध्यम से पाणिनि जी ने बता दिया। अभी अवग्रह की चर्चा में आपको ये समझाया गया कि अवग्रह का उच्चारण जो है, जहां पर एस जैसे लगा हुआ है, कई लोग मेरे पूछते हैं फोन में। एक हमारे पीजीटी बीएड कॉलेज के एक बहुत वरिष्ठ शिक्षक ने एक बार पूछा अभी 3-4 साल पहले कि वो वर्णों में का और खा के पहले ऐसा चंद्र बिंदु लगा रहता है, वो क्या है सर, ऐसा करें। उसको हम लोग जानते नहीं। अब उस परंपरा में रहे नहीं ना, तो पूरा जीवन बीत गया। वो समझे में नहीं आया क्या है। तो उनको मैं बताया क खा गाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय तथाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपधमानीय। क और ख के पहले यदि आधा विसर्ग है, विसर्ग में 2 बिंदु रहता है, तो विसर्ग को यदि कहीं बीच से काट दिया जाए, 2 विसर्ग लगा हुआ है, ऊपर का हिस्सा काट दिया जाए और इधर नीचे का हिस्सा काट दिया जाए, तो वो जो है वो जिह्वा मूली हो जाता है। और पा और फा के पहले इस प्रकार के चिन्ह लगते हैं तो वो उपधमानी कहलाता है। अब इसका ज्ञान उनको था नहीं, पूरे जीवन भर वो बीएड कॉलेज में पढ़ाते रहे, लेकिन ये पारंपरिक हमारी जो परंपरा है उससे विलग होने के कारण, उसका परिज्ञान नहीं होने के कारण से इसका ज्ञान नहीं हो पाया। तो जिह्वा मूली और उपधमानी क्या होता है हमारे यहाँ, वो 33 और 9 और 13 कुछ नहीं, आप सीधा उनको वर्ण समामनाएं बताइए। और हो सके तो पाणिनि शिक्षा में जो त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी वा वर्णा संभुमते मताहा, ये भी बता दीजिए उनको कि हमारे यहाँ 63 और 64 हैं वर्ण समामनाएं। अब इसकी चर्चा फिर कभी होगी, उसको बताते रहेंगे तो फिर और विस्तार होगा। तो ये सब हमारे वर्ण समामनाएं में, अयोग वाह है, यम है, ये सब वर्ण समामनाएं के अंतर्गत। महर्षि पाणिनि ने अपनी ग्रंथ पाणिनि शिक्षा में संदर्भ ग्रंथ के रूप में आपके ग्रंथालय में है, ग्रंथालय में रहता ही है, नहीं है तो संस्कृत महाविद्यालय के ग्रंथालय में, जिला ग्रंथालय में। आजकल इसका वो उसमें निकल रहा है, गूगल में सारे ग्रंथ आ रहे हैं, सब गूगल में सर्च करके देख लीजिए पाणिनि शिक्षा। तो इतना असाध्य नहीं है ना, इतना दुष्कर है कि हम छात्रों को अपनी बात बता सकें। अवग्रह का उच्चारण करना ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा सूत्र के माध्यम से उन्होंने लिख दिया। एंगा पदांता, पदांत एंग से अतपरे हो तो पूर्व रूप हो जाता है। ये जो पूर्व रूप और पर रूप है उसको आप हिंदी भाषा में उसको बता दीजिए। संधि विच्छेद करते हैं, जैसे इत्यादि, इत्यादि की संधि आपने किया, इति धन आदि, इसमें जो इति है वो पूर्व है और आदि जो है वो पर है। तो पूर्व के समान यदि पर वाला हो जाए तो वो पूर्व रूप हो जाएगा, और पर के समान पूर्व यदि हो गया तो वो पर रूप हो गया। तो महर्षि पाणिनि ने तो पूर्व रूप और पर रूप के संबंध में सूत्र के माध्यम से बदला दिया। आप उनको ऐसी हिंदी में बताइए कि ये जो आ है, हरे हरे धन अव विष्णु, तो वहां पर आ जो है वो पूर्व के समान उसका रूप हो गया है। तो जब पूर्व के समान रूप हो गया, इसका मतलब उसकी सत्ता समाप्त हो गई। छात्र, लड़का और लड़की दो दो अलग अलग खड़े हैं, सीधी सरल शब्द में अपन इसको बताएं, अलग अलग पोशाक में है,
अब वो उसका पोशाक वो पहन लिया, उसका पोशाक वो पहन लिया। तो इसी प्रकार से वो जो आकार है, वो आकार जो है एकार में विलीन हो गया। अब उसमें उसकी सत्ता कहाँ रही? अब उसको आप बोलेंगे तो वो तो छंद भंग हो गया, विकृत कर दिया ना अपने उच्चारण। तो ये जो है पूर्व के समान रूप हो गया आकार का, तो वो रहा कहाँ? चंपक पुष्प न्याय ना खंडाकारो विधीयते। इसलिए व्याकरण में समझाया जाता है, वो जो खंड जो आकार है इसलिए लिख दिया जाता है इसका चिन्ह, ताकि हमें ये मालूम हो कि यहाँ पर आकार था। अब था इसका केवल बोध करना है, उसको बोलना नहीं है। आप बोले माने तो विकृत हो गया ना छंद। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, इससे दोष आ जाता है? तो मुख्य जो बात है वो ये है कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। वो भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्रवत न हो, है ना। इसको वर्ण समाम्नाय को आप छात्र को बता दीजिए, ताकि वो समझ जाए कि ये हमारे लिए शब्द ब्रह्म है। वो परंपरा को आप उनको बिल्कुल बता ही दीजिए। आप ये शब्द ब्रह्म है और इसका एक क्रम है। नहीं तो वो क्रम इन लोग, वो हिंदी वाले अलग क्रम बता देते हैं, छात्र तो एकदम दिग्भ्रमित हो गया, बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित हो गया। छात्र अलग बता देते हैं, छतरी का और त्रिशूल का बता देते हैं, और ज्ञा जो है ज्ञानी का बता दिए। वो पहली क्लास में जो पढ़ के आया है वो छतरी त्रिशूल और ज्ञानी पढ़ के आया है। तो आप जब उनको ज्ञान कराएंगे तब आप उनको स्पष्ट बता दीजिए कि यहाँ पर जो छतरी है उसमें क और श का संयोग, मूर्धन्य सकार का संयोग, ये संयुक्त वर्ण है, इसलिए उसका पृथक उपयोग नहीं है। पृथक से वर्ण समाम्नाय में अब छात्र वो तो कहेगा ही कि गुरुजी आप जो है इसमें वो बता रहे हैं उसका वर्ण समाम्नाय है, उसमें तो छा ही नहीं और हमको इच्छा तरह पता है। तो उनको आप समझा क्लियर कर दीजिए उनके सामने कि ये संयुक्त वर्ण है, का और सा मिलकर के क्ष बना, ता और रा मिलकर के त्र बना, जा और या मिलकर के क्या बना। वो विसंगति छात्र के सामने कभी नहीं होगी, और उच्चारण भी वो सही करेगा। कई आप जो है वैदिक जो विद्वान है उनके द्वारा जो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है उसमें आप सुनिएगा, यज्ञ यज्ञ नहीं कहते हो, यज्ञ यज्ञेना यज्ञामायाजन्त देवा तानि धर्माणि। और रेप का उच्चारण कैसे करना है, तो वो शुद्ध उच्चारण वैदिक लोग करते हैं। तो क्यों? क्योंकि ज्ञ और या का संयोग है वहां पर। तो छात्र के सामने कौन संयुक्त वर्ण है, कौन स्वतंत्र वर्ण है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अवग्रह क्या है ना, कौन कहाँ पर संधि है, कहाँ पर संधि विरहित है। संधि जहां होनी है उसमें आपको संधि करना ही है। इति धन आदि इति आदि इत्यादि बार बार बोलेंगे तो इत्यादि तो होना ही होना है। इस ढंग से बता दीजिए, जन संधि को बता दीजिए। भाई देखो, बार बार उच्चारण करोगे तो खुद ब खुद उसकी संधि हो जाती है। संधि उसको बार बार उच्चारण करके बता दीजिए। षट संता खट संता, इस ढंग से संधि के जो उदाहरण है उनको छात्रों के सामने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ व्याकरण की जो परिभाषा दी गई है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब वो आज की जो शिक्षा पद्धति में व्याकरण को जिस ढंग से बोलते हैं
जिसके बोलने से ठीक ठीक बोलना है, समझ में आ जाए उच्चारण, वो व्याकरण है नहीं। वो ठीक है, वो परिभाषा हो स्कूल में बता दिया गया, 6ठी 7ठी 8वीं व्याकरण, लेकिन आप उनको छात्रों को बता दीजिए कि असाधु शब्देभ्य, हाँ, असाधु शब्द से अलग करके साधु शब्द को असाधु शब्देभ्य साधु शब्दान व्याकरोति इति व्याकरण। व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः प्रतिपाद्यन्ते इति व्याकरणम, व्याकरोति इति व्याकरणम। शुद्ध शुद्ध जो उच्चारण करने की जो पद्धति है वही तो व्याकरण है। साधु शब्द और असाधु शब्द, शक्ति में तितुना है, महाभाष्यकार ने लिखा कि जिस तरह से चलनी से हम भूसी को, धान की भूसी को अलग करते हैं, वैसे ही व्याकरण शास्त्र जो है हमको असाधु शब्द से अलग करके, पृथक करके साधु शब्द का परिज्ञान करा देता है। तो साधु शब्द का जो ज्ञान है वो पुण्यप्रद होता है। महाभाष्य में वो पंक्ति आपको स्मरण है, होना चाहिए, कई लोग संस्कृत मूल के हैं। यहाँ पर विडंबना ये है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है प्रदेश में 2 प्रकार की चल रही है। एक तो पारंपरिक रूप से संस्कृत विद्या मंडल से जो प्रथमा है, पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा, उस मूल से जो आते हैं उनके सामने समस्या कम है। लेकिन जो 6ठी 7ठी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करके जो उच्च शिक्षा में पहुंच जाते हैं, उनके सामने समस्या बहुत बड़ी विशाल रहती है। तो उनके लिए ये आवश्यक है वो संस्कृत की ये जो पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति है उसका परिज्ञान कर दे और करा दे, तभी है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से संस्कृत का यह जो समावेशन शिक्षकों का 3 दिवसीय संस्कृत संगोष्ठी का 3य दिवस पूर्ण हुआ। इस तरह से हम इस संस्कृत महोत्सव के पहले चरण के अंतर्गत संस्कृत महोत्सव के इस 3 दिवसीय संस्कृत संगोष्ठी को आज संपूर्ति करते हैं और बहुत सारे हमारे शिक्षक बंधु इससे लाभान्वित हुए हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि निश्चित रूप से इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा और संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के जो वेबसाइट है cg/s.in, उसमें जाकर के आप अपने विचारों को, अपने मतों को, और भी बहुत सारे विषय हैं उसमें, उन सभी विषयों को आप ऑनलाइन माध्यम से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पूरे संगोष्ठी के कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकते हैं उस वेबसाइट के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से। आप सभी ने बहुत परिश्रम से आवेदन करके, वैष्णव सर, तिवारी सर यहाँ पर हैं, महोदय जी सब लोग हैं, मैं आप सबको बता दूं कि ये सब आवेदन करके पहुंचे हैं। इनका पूरा डेटा संस्थान के पास है, एक एक विद्यालय का नाम है, ईमेल है, व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल है, समूह में सब जुड़े हुए हैं और इनके मेल में भी लगातार मेल किया गया है। तो इसका प्रमाण पत्र भी आपको संस्थान प्रमाणित करते हुए विद्वानों के द्वारा देगी, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर आप निश्चित अपनी प्रतिभा और अपने भविष्य के एक संस्कृत के स्वरूप को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए हम इस संस्कृत महोत्सव के अंतर्गत प्रथम चरण में आज 3 दिवसीय संस्कृत शिक्षकों की संगोष्ठी को संपूर्ति करते हैं। कल हम छात्रों की प्रतियोगिता का आरंभ करेंगे। प्रदेश भर के छात्र लघु निबंध प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उसी समय हम 7 बजे उपस्थित रहेंगे। आप सभी शिक्षक बंधु
छात्राओं को, छात्रों को प्रेरित करें और आप सब भी जुड़े निरंतर, जैसे आप जुड़ते आ रहे हैं। और आपको ईमेल में ही आपका प्रमाण पत्र श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्रेषित कर दिया जाएगा। और इसी के अंतर्गत विद्वानों की विशेष व्याख्यान माला भी रखी गई है, जो निरंतर आगे चलती रहेगी। आपको पूरे 15 दिन के कार्यक्रम का स्वरूप पहले ही भेज दिया गया था। आप उसको दिनांक और तिथि के आधार पर देख सकते हैं। जैसा कि कल प्रतियोगिता है, उसके बाद विद्वान की व्याख्यान माला है, फिर प्रतियोगिता है, पुनः व्याख्यान है, और 16 अगस्त को संस्कृत शोभा यात्रा है पूरे प्रदेश के सभी विद्यालयों में। अतः आपसे हम ये अपेक्षा करते हैं विद्वानों के द्वारा कि आप अपने विद्यालय में छात्रों के जितने समूह हैं उसके द्वारा संस्कृत की शोभा यात्रा भी निकालें और उस संस्कृत शोभा यात्रा का वीडियो हमें पहुंचाएं, अर्थात हमें प्रेषित करें, समूह में प्रेषित करें, ताकि हम उस वीडियो को और भी आगे प्रेषित कर सकें, विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित कर सकें। तो दिन, तिथि और दिनांक को निश्चित स्मरण करते हुए इस संस्कृत महोत्सव के श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से श्रावण पूर्णिमा तक पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सव हम ऐसे ही मनाते रहेंगे। हम सब संस्कृत के इस ज्ञान विज्ञान में जुड़े रहेंगे, यही आशा और विश्वास है। आज के विशिष्ट उद्बोधन में उपस्थित रहे आदरणीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी जी, जिन्होंने बहुत सारे विषयों को स्पष्ट करते हुए सभी के समस्याओं का भी समाधान किया। मैं उनका हृदय से कृतज्ञता पूर्वक, विनम्र पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा ही लाभ हमें आपका आगे भी मिलेगा। उसी तरह आज की सभा अध्यक्षता कर रहे आचार्यवर, व्याकरण के अद्भुत विद्वान प्रोफेसर तोयनिधि वैष्णव सर विराजमान हैं। आपके भी द्वारा हमें उद्बोधन प्राप्त हुआ। निश्चित यह हमारे लिए बहुत उपादेय होगा, हमारे शिक्षकों के लिए उपादेय होगा। आचार्य द्वय की उस उपस्थिति हमारे लिए गौरवान्वित है और आपने अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि 7 बजे से प्रायः सब जुड़ते हैं और प्रतिदिन 9:30 वादनम यावत 9:30 और 9:45 के आस तक सब समय देते हैं। इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना समय आप दे करके संस्कृत के लिए इस ज्ञान विज्ञान के महोत्सव को मना रहे हैं। आप सभी शिक्षक बंधुओं को मैं हृदय से सकार्तज्ञेन अहम धन्यवादम वितनोमि, यतो हि भवन्तः स्वकीयम अमूल्य कालम अत्र प्रयच्छन्ति अस्मभ्यम, तदर्थम धन्यवादाः सर्वेभ्यः। हम लोग सब अब शांति मंत्र के और कल्याण मंत्र के साथ संपूर्ति सत्र को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम कल 7 बजे सायंकाल उपस्थित होंगे। प्रतियोगिता, लघु निबंध प्रतियोगिता होगी, उसमें सभी छात्रों की प्रतियोगिता और उत्साहवर्धन के लिए हम सब लोग साथ में रहेंगे। तो हम सब अनम्यूट हो जाएं और अनम्यूट होकर के कल्याण मंत्र, शांति मंत्र के साथ विराम करते हैं। और जिन्होंने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है वो फीडबैक वाला फॉर्म भर देंगे और इसको पुनः आप श्रवण कर सकते हैं YouTube चैनल पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वेभ्यो नमस्काराः, प्रणामाः। वयं पुनर्मिलामः 7:00 श्वः। पूर्णिमा जी है। हाँ हाँ, क्या बात। जी प्रणाम। जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पूर्णिमा जी।